तो गाइज तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग पूरे नारुतो यूनिवर्स के बारे में, जिन्हें कहते हैं डोजुत्सु। ये ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसी आइज हैं जो लिटरली शिनोबीज को एक्सेप्शनल स्किल दे देती हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 डोजुत्सु के बारे में। एक को मैंने हटा दिया, जोगान को मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ और नॉन कैनन को भी नहीं कर रहा हूँ। और जोगान को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जोगान के बारे में अभी हमने इतना डिटेल्ड में नहीं देखा है। जैसे ही थोड़ा बरूटो में आगे स्टोरी ट्रैवल करके और जोगान की एबिलिटी देखी जाएंगी, वैसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट जोगान ही होने वाली है क्योंकि वो अल्टीमेट आए हैं, पर क्योंकि उसके बारे में इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है नहीं तो उसको मैंने इनमें रखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे वीकेस्ट आई जिसको मैं कंसिडर करता हूँ वो है ब्याकुगान। देखो, मेरे को पता है इसके लिए काफ़ी हेट मिलेगा, पर ब्याकुगान इज़ द वीकेस्ट आई बाकी डोजुत्सु से। ठीक है, ब्याकुगान वैसे तो ओजुत्सु की इसकी बेस आई होती है, पर ये कैके गेनकाई है युगा क्लैन मेंबर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो ब्याकुगान है ना, उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता, उसको अवेकन नहीं करा जाता है, वो उसके साथ ही बॉर्न हुआ होता है। ठीक है, ये वैसे तो ओत्सुकी इसकी बेस आई है और इससे नियर 360 विजन मिलता है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है वो वाले पॉइंट को छोड़ के, उसके जस्ट बैक में उस पॉइंट को छोड़ कर नियर 360 डिग्री विजन मिलता है। सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ये देख सकती है और इसको ट्रेन करके ना इम्प्रूव करा जा सकता है। वैसे तो ये पूरा जो 360 विजन देती है वो काफ़ी हद तक ट्रेनिंग से इम्प्रूव करा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है नेजी ने इसको 800 मीटर्स तक इम्प्रूव कर दिया था। पर अगर इसको फोकस करा जाए तो ये एक ही डायरेक्शन में बहुत दूर तक देख सकती है। ठीक है, और जैसे कि जो टेनकेत्सु पॉइंट्स होते हैं, जो चक्रा पॉइंट्स होते हैं, 361 चक्रा पॉइंट्स होते हैं पूरी बॉडी में, ये उन सारे पॉइंट्स को देख सकती है और उनमें उनका यूज़ करके, देखो टेनकेत्सु कॉइन्स को जो जेंटल फिस्ट का यूज़ करते हैं ना युगा क्लैन मेंबर्स, वो एक्चुअली टेनकेत्सु पॉइंट्स में चक्रा इन्वर्ट करके या चक्रा डिस्टर्ब करके उन पॉइंट्स में या तो चक्रा के फ्लो को रोक देते हैं या चक्रा के फ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ब्याकुगान उन्हें हेल्प करती है चक्रा पॉइंट्स देखने में, तो उसका इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी एक और तरीका है कि एक्चुअली ये क्लोन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ठीक है, ब्याकुगान जो है वो शैडो क्लोन्स को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकती, पर नॉर्मल क्लोन्स और बंदों में डिस्टिंग्विश कर सकती है। ठीक है, और ये मैंने देखो इसलिए वीकेस्ट रखा है ना, क्योंकि बाकी सारी जो डोजुत्सु है लगभग उन पे ये सारे स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन वगैरह, और दूर तक चक्रा देखना, चक्रा के फ्लो को मेजर करना, और ये चीज़ देखना कि कोई गेंजुत्सु के अंदर है नहीं है, ये सारी चीज़ें मोस्टली बाकी गेंजुत्सु डोजुत्सु में भी है, इसीलिए मैंने इसको वीकेस्ट रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। नंबर पे मैंने रखा है केत्सुरेगान को, जो कोनोइची क्लैन की एक कैके गेनकाई है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं बता देता हूँ कि देखो, जो लैंड ऑफ लाइटनिंग का डायनेमो था, जिसको लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग कहते हैं, ठीक है, उसने केत्सुरेगान के जो क्लैन मेंबर थे, ठीक है, कोनोइची, उनसे शादी करी थी, उसमें के एक मेंबर से शादी करी थी। और एक्चुअली उसके बाद जब उसकी डेथ हुई ना, तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी डायनेमियोज हैं उनने यही चीज़ रख दी थी कि इस क्लैन की वजह से या इस क्लैन मेंबर की वजह से डेथ हुई थी। तो उस वजह से ना इस क्लैन को बैनिश कर दिया गया था, इसको वैली ऑफ हेल में बैनिश कर दिया गया था, और इसको बैनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उचिहा क्लैन मेंबर्स को। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो वाटर था उसमें इतना हाई कंटेंट ऑफ आयरन था, जिस वजह से ऐसा लगता था कि ये पूरी क्लैन गायब हो गई है या ये पूरी क्लैन ख़त्म हो गई है। पर एक्चुअली हुआ क्या था कि उस वाटर को देख के, उस वाटर को समझ के, इन लोगों ने जो डोजुत्सु केत्सुरेगान डेवलप करा था, वो हाई वाटर कंटेंट वाले लिक्विड्स को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली एक तो उनके एरिया का जो वाटर सोर्स था उसको, और दूसरा ब्लड को, क्योंकि ब्लड में भी हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है। हमारे जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है उनमें आयरन ही होता है, तो ये ब्लड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली एक ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है वो। ठीक है, और जिसने जे के देखा है उसे पता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कितनी पावरफुल हो सकती है। ठीक है, और ये ब्लड मैनिपुलेशन कोई सिंपल ब्लड मैनिपुलेशन नहीं है। इसमें अगर कोई बंदे को सिंपल भी तुमने अपोनेंट को कट डाला है ना, तो ये लोग अपने केत्सुरेगान की टेक्निक का यूज़ करके उसका पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकाल के उसको वैसे ही मार सकते हैं। दूसरा, वो अपने बॉडी से ब्लड लेके उसको वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अपने ब्लड को दूसरे की बॉडी में डाल एक एलर्जिक रिएक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी सब के बाद इसके पास गेंजुत्सु एबिलिटी भी है, इस आई के पास गेंजुत्सु एबिलिटी भी है, और ये दो तरीके से काम करता है। सिर्फ आई टू आई कांटेक्ट बनाना जरूरी नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल टच, अगर केत्सुरेगान के यूजर ने किसी बंदे को टच कराना तो वो तब भी उसको गेंजुत्सु के अंदर डाल सकता है।
तो देखो ब्याकुगान की जो सेंसरी स्किल्स हैं वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, पर केत्सुरेगान की जो वर्सिलिटी है ना, जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, उस वजह से मैंने केत्सुरेगान को 7th नंबर पर रखा है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोजुत्सु के बारे में, जो है शारिंगन। देखो शारिंगन का जो हमने ट्रू जो यूजर देखा है वो था इंदिरा ओत्सुत्सुकी। हाँ, हागुरोमो को भी देखा है हमने यूज होते हुए, पर वो एक्चुअली कैनन एपिसोड नहीं था, इस वजह से टेक्निकली इंदिरा असुरा हमने पहला ऐसा यूजर देखा है जिसपे शारिंगन थी, और वो एक 1/4 ओत्सुत्सुकी था। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि जो ब्लैक ज़ेत्सु था ना, उसने टैबलेट को चेंज कर दिया था, जो उचिहास का टैबलेट था उसको चेंज कर दिया था, तो उस वजह से ये माना जाता है कि एक पेनफुल इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा शारिंगन को एक्टिवेट होने के लिए। पर ऐसा नहीं है, शारिंगन को एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ इमोशन चाहिए, चाहे वो लव हो, हेट हो या कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इमोशंस रिलीज होते हैं तो जो उचिहा क्लैन के मेंबर्स हैं उनका ब्रेन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चक्रा रिलीज करता है, स्पेसिफिक टाइप का चक्रा रिलीज करता है, जो आगे जाके उनके ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है, जिससे उनके पास एक ऐसी एबिलिटी खुल जाती है जिसको वो कहते हैं शारिंगन। अब देखो जो शारिंगन है ना, वो टोमेस के साथ आती है। टोमेस का मतलब होता है लेवल ऑफ शारिंगन। अब ऐसा नहीं है कि जो जितने लेवल बढ़ेंगे उतनी पावरफुल होगी, उतने नई नई एबिलिटीज खुलेंगी शारिंगन की, ऐसा नहीं है। शारिंगन की सारी एबिलिटी एक बार अनलॉक होने पे ही खुल जाती है, बस टोमे रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूसेज कितना अच्छे से कर सकता है, जो उसका यूजर है उसको शारिंगन को कितना अच्छे से यूज कर सकता है, ठीक है। और बेसिक एबिलिटी तो ये प्रोवाइड करती है, जैसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो गया, ठीक है, चक्रा देखना हो गया, चक्रा देख सकती है, ये चक्रा को किसी को गेंजुत्सु में डाल सकती है और किसी और को गेंजुत्सु में डाला हुआ चक्रा को भी देख सकती है कि कोई बंदा गेंजुत्सु के अंदर तो नहीं है। देखो अब जो है ना, रिनेगान दो तरीके से डिवाइड हो जाती है, आई ऑफ इनसाइट एंड आई ऑफ हिप्नोटिज्म में, ठीक है। वैसे तो ये हमने सिर्फ माद्रा से सुना है, पर क्योंकि माद्रा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है तो उसकी बात को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा लगभग, ठीक है। ये दो तरीके से डिवाइड हो जाती है, आई ऑफ इनसाइट एंड आई ऑफ हिप्नोटिज्म। देखो जो द आई ऑफ इनसाइट है ना, वो एक्चुअली ऐसी आई होगी जो तुम्हें फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल, जैसे ये यूज होता है चक्रा देखने के लिए, गेंजुत्सु में कोई है उसको देखने के लिए, किसी को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए, सेलुलर लेवल तक देख सकती है। जो सास्के की शारिंगन है वो इतनी पावरफुल है कि वो सेलुलर लेवल तक देख सकती है, ठीक है। किसी की टेक्निक्स कॉपी करने में यूज होती है आई ऑफ इनसाइट। आई ऑफ इनसाइट सिर्फ नॉर्मल निंजुत्सु ही नहीं, वो ताइजुत्सु भी कॉपी कर सकती है, ठीक है। वेयर एज आई ऑफ हिप्नोटिज्म का मेन गोल है गेंजुत्सु। किसी को गेंजुत्सु में डालना, उसके सेंसेस के साथ छेड़छाड़ करके उसके चक्रा फ्लो को कंट्रोल या डिस्टर्ब करने के बाद एक बंदे को गेंजुत्सु में डाल देना, वो है आई ऑफ हिप्नोटिज्म। वैसे तो कोई भी यूजर जो है वो 2 आई ऑफ इनसाइट या 2 आई ऑफ हिप्नोटिज्म ले सकता है, पर माद्रा के कहने के हिसाब से उन्हें एक आई ऑफ इनसाइट और एक आई ऑफ हिप्नोटिज्म लेनी चाहिए। अब देखो, अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग्स के बारे में जो शारिंगन के पास है। शारिंगन की 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स जो लिटरली पहली बार खोला हुआ शारिंगन यूजर भी यूज कर सकता है, वो है इजानागी और इजानामी, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, पर अभी सिर्फ एक हैंड टू हैंड बात कर लेते हैं या एक ब्रीफिंग में बात कर लेते हैं। वो है इजानागी एक्चुअली कंट्रोल दे देती है पूरी रियलिटी के ऊपर। एक बंदे वो यिंग यांग जो रिलीज है उसको यूज करती है, यिंग एंड यांग रिलीज है उसको यूज करती है, और क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स जुत्सु जो हागोरोमो का जुत्सु है उस पर कंट्रोल दे देती है यूजर को, जिससे वो पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है और एक स्पेसिफिक टाइम तक। और जो वो टाइम है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है यूज़र पे, उसका यूज़र कितना स्ट्रांग है और वो कितना पावरफुल है, उसका चक्रा कितना पावरफुल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक रियलिटी चेंज कर सकता है। जैसे ये मान लो कि अगर किसी ने किसी को चक्कू मारा है और उस बंदे ने अपनी इजानागी यूज़ करी है, तो वो एक्चुअली अपनी उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक दूसरी बॉडी बना के और अपनी कॉन्शियसनेस उसमें डाल देता है। इस तरीके से काम करती है इजानागी। देखो ये जो टेक्निक थी ना, ये दोनों टेक्निक इजानामी और इजानागी जो टेक्निक्स है उनसे आई ब्लाइंड हो जाती है एक्चुअली। तो उस वजह से इजानागी का यूज़ वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो उचिहास ने सोचा इसको काउंटर करने के लिए हमें एक टेक्निक बनानी पड़ेगी जिससे हमारी जो शारिंगन है वो ख़राब ना होती जाए, ठीक है। उसने बनाई फिर इजानामी। इजानामी टेक्निक जो है ना वो एक्चुअली बनाई ही इसलिए गई थी जिससे इजानागी को कंट्रोल करा जा सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है वैसे तो, पर इसको ब्रीफ में समझाऊं मैं तो ये एक स्टेप ऑफ लूप बना देती है, लूप ऑफ गेंजुत्सुस बना देती है, ठीक है। गेंजुत्सु का एक लूप बना देती है जिसमें जो यूजर है वो
किसी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके किसी बंदे को इस गेंजुत्सु में डालता है, उसके बाद ये गेंजुत्सु तब तक रिपीट होता रहता है जब तक वो बंदा जिस पे ये गेंजुत्सु डाला गया है वो ये चीज़ एक्सेप्ट ना कर ले, जो भी हुआ है वो रियलिटी हो चुकी है, उसको चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यही थी इज़ानामी और इज़ानागी। और जो ये शारिंगन की जो टेक्निक्स है ना, ये पहली बार ओपन करा हुआ शारिंगन यूज़र भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले डोजुत्सु के बारे में, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है इश्की का जो डोजुत्सु। ठीक है, इश्की का जो डोजुत्सु है ना, उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है, इसका नाम सिर्फ इश्की का डोजुत्सु बताया गया है हमें। ठीक है, इसमें 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं। पहली है सकुना हिकुना। सकुना हिकुना जो करता है ना, ये इत्सुकी को और इत्सुकी जो उसका यूज़र है उसके यूज़र को और किसी भी इनऑर्गेनिक या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को वो श्रिंक कर सकता है माइक्रोबियल लेवल तक, सेलुलर लेवल तक उसको श्रिंक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जो हमने अभी तक देखी हुई है। वैसे इत्सुकी तो इसको मास्टर कर चुका था कई भयंकर तरीके से, और वैसे भी ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। देखो, अगर कोई भी निंजुत्सु इत्सुकी की तरफ फेंका जाए ना, तो वो उसको सेलुलर लेवल पे छोटा कर देता है, जिससे उसका इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से जो ये टेक्निक है ये उसको मोस्टली यूज़ करता है ब्लैक चक्रा रॉड्स के साथ। वो ब्लैक चक्रा रॉड्स को छोटा करके किसी भी एनिमी के ऊपर डाल देता है और फिर उन्हें उनके ओरिजिनल साइज में रीग्रो कर देता है। तो लिटरली ऐसा लगता है कि कहीं से एकदम से लंबे लंबे चक्रा रॉड्स किसी के अंदर घुस गए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत डेडली थी और ये चीज़ इतनी पावरफुल थी ना कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में कंसिडर करी जाती है। दूसरी डाइह्यूकेटन एक टेक्निक थी जिसका यूज़ करता था ये। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ों को श्रिंक करता है ना इसकी, उसको एक टाइमलेस डायमेंशन में वो सेव करके रख सकता है। ठीक है, जिससे वो जब उसे ज़रूरत पड़े उसका यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से ये उसका एक बैकअप स्टोरेज यूनिट था, और ये क्योंकि एक दूसरा ही डायमेंशन था तो लगभग इन्फिनाइट स्टोरेज यूनिट था। ठीक है, और इस टेक्निक इस डोजुत्सु का यूज़ करके ना इसकी एक्चुअली किसी की लाइफ फोर्स भी देख सकता था, जिससे वो ये बता सकता था कि ये बंदा कितना जिएगा और इस पर अभी कितनी पावर है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस डोजुत्सु की वजह से इसकी इतना पावरफुल था, पर ये डोजुत्सु को वो इतनी बार यूज़ करता था और इतने इफेक्टिवली वो यूज़ करता था कि इस डोजुत्सु की हेल्प लेके उसने 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास को सिंगल हैंडेडली हरा दिया था। ठीक है, नारुतो और सास्के को सिंगल हैंडेडली हरा दिया था। तो यही चीज़ बताती है कि डोजुत्सु कितना पावरफुल होगा। अब बात कर लेते हैं अगले डोजुत्सु के बारे में, वो है मांगेक्यो शारिंगन। ठीक है, मांगेक्यो शारिंगन एवोल्यूशन है शारिंगन का। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपग्रेड जो मिला है पूरे डोजुत्सु यूनिवर्स को नारुतो के, वो है एमएस एबिलिटीज़ का। ठीक है, एमएस एबिलिटीज़ जो है ना, एक्चुअली इसकी मोस्टली एबिलिटी शारिंगन जैसी हैं, पर एक एक्स्ट्रा ये सिर्फ अनलॉक होती है किसी ट्रॉमा के साथ। ठीक है, मोस्टली हमने देखा है कि ऐसा ट्रॉमा होगा जिसके साथ ये अनलॉक होती है। ठीक है, पर क्योंकि ब्लैक जेत्सु ने टैबलेट में डिस्टर्ब करा था ना, तो उस वजह से ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमा तुमने ही कॉज करा होना चाहिए, कि किसी लव वन को तुमने मारा हो तभी ये खुलेगी, पर ऐसा नहीं था। अगर तुम्हारे लव वन को कुछ होता है, उस वजह से उस चीज़ को तुम विटनेस कर लेते हो, तब तुम्हारी एमएस खुल जाती है, जैसे हमने ओबिटो के केस में देखा है और साराडा उचिहा के केस में देखा है। ठीक है, तो किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने से एमएस खुल जाती है, और एमएस के पास सारी शारिंगन की एबिलिटीज़ हैं, प्लस उसके पास 2 एबिलिटीज़ और आ जाती हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग होंगी या वो सेम होंगी, वो डिपेंड करता है, वो हर किसी के साथ अलग है। जैसे शिशु उचिहा के पास दोनों आंखों में कोटो अमात्सु कामी है, ओबिटो के पास दोनों आंखों में कामोई है, पर वैसे ही सास्के के साथ दोनों आंखों में अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और इताची के पास एक सुकियोमी थी और एक अमातरासु थी। ठीक है, अब देखो, पर जो मेन एबिलिटी है ना वो है सुसानोर। देखो, एमएस 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक तो देती है। एमएस के जो निंजुत्सु जो आगे जाके अपग्रेड मिलते हैं ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स हैं जो हमने पूरे नारुतो यूनिवर्स में देखा है। जैसे अमातरासु हो गई, कोटो अमात्सु कामी हो गई, कामोई हो गई। ठीक है, ये जितनी एबिलिटीज हैं वैसे भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, पर सुसानोर है। सुसानोर लिटरली एक समुराय समन कर देता है चक्रा का, जो उनके बिहाफ पे लड़ता है, एमएस यूजर्स के बिहाफ पे लड़ता है। ठीक है, पर एमएस की एक वीकनेस है कि ये टाइम यूज़ होने के बाद ख़राब हो जाती है। ठीक है, या डिस्टर्ब हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, पर अगर तुम किसी अपने फैमिली मेम्बर के आय अपने उसमें ट्रांसप्लांट कर दो, तो एक इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन में जाती है जो कभी डैमेज नहीं होती, जिसको इन्फिनाइटली यूज़ कर सकते हो इन सारी एबिलिटीज़ को। ठीक है, तो यही चीज़ बताती है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स में आएगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिनेगान के बारे में। ठीक है, अगला जो डोजुत्सु है, जो शारिंगन का फाइनल एवोल्यूशन है, वो है रिनेगान। वैसे फाइनल एवोल्यूशन हम शारिंगन को इसको कह नहीं सकते, क्योंकि हमने सिर्फ हागुरोमो को देखा है उसकी रिनेगान शारिंगन को कन्वर्ट होते हुए रिनेगान में। ठीक है, पर वो भी कैनन एपिसोड नहीं है, तो हमने कभी ऐसा डायरेक्टली देखा नहीं। ठीक है, इसका पहला यूज़र हागुरोमा था। ठीक है, और इसको सिर्फ तभी अनलॉक करा जा सकता है तुम जब इंदिरा प्लस असुरा का चक्रा मिक्स करके हागुरोमा का चक्रा बना दो, तभी इसको अचीव करा जा सकता है। ठीक है, इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 6 बेसिक एबिलिटी तो ये प्रोवाइड करती ही करती है, उसके ऊपर से ये हर यूज़र के लिए अलग अलग एबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं 6 एबिलिटीज़ के बारे में, तो जो इसका देवा पाथ है, ठीक है, देवा पाथ है वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस को कंट्रोल करता है, ऑलमाइटी पुश और ऑलमाइटी पुल को कंट्रोल करता है। वेयर एज जो असुरा पाथ है वो मैकेनिकल एनहांसमेंट, मैकेनिकल मिसाइल्स, इन सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, वेयर एज जो ह्यूमन पाथ है वो सोल्स को कंट्रोल करता है, सोल्स को लिटरली बॉडी से, किसी की बॉडी से सोल्स को निकाल सकता है। और जो एनिमल पाथ है वो समनिंग को करता है, उसमें मैसिव डॉग्स, मैसिव वुल्स, उड़ने वाले बड़े बड़े पंछी वो समन कर सकता है। और जो प्रेता पाथ है वो चक्र अब्जॉर्प्शन करता है, वो उसके पास निंजुत्सु थ्रो करोगे तो उससे पूरा चक्र अब्जॉर्ब कर लेता है। पर लास्ट जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ जिसको मैं मानता हूँ देवा पाथ के बाद, वो है नराका पाथ। नराका पाथ लिटरली किंग ऑफ हेल को समन कर देता है अपने पीछे, जो इतना पावरफुल है। इसकी 2 मेन टेक्निक्स है, एक है कि पहले इंटरोगेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है कि लिटरली इसके आगे आगे झूठ बोला तो ये तुम्हारी सोल को लेके चला जाता है। दूसरा प्रेता पाथ इसको यूज़ करता है, जो उसने जो ह्यूमन पाथ है, जो ह्यूमन पाथ है वो इसको यूज़ करता है, जैसे उसने किसी की सोल निकाली तो वो किंग ऑफ हेल्प पे उसको ट्रैप कर सकता है। और तीसरी तरीके से अगर तुम इसके मुंह में जाते हो तो ये तुम्हें पूरी तरीके से हील करके फिर बाहर निकालता है। ठीक है, और जो सिंगल एबिलिटीज़ है ना, जो हर यूज़र्स की अलग अलग है, वो अलग अलग होती है। जैसे माद्रा का था लिम्बो क्लोन, ठीक है, और सास्के का है हेवनली हैंड टेक्निक। ठीक है, और नागाटो का हमने देखा था वो था आउटर पाथ का गैडोस्ट समनिंग। ठीक है, तो ये रिनेगान जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है, और ये क्योंकि शारिंगन का सो कॉल्ड फाइनल एवोल्यूशन है तो ये वैसे भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। और रिनेगान लिटरली हर ओत्सुत्सुकी के पास हमने देखी हुई है। ठीक है, कागुया के पास हमने रिने शारिंगन देखी थी। ठीक है, हागुरोमा के पास रिनेगान थी, वैसे ही सारे ओत्सुत्सुकी के पास रिनेगान होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले के बारे में, वो है टेंसेगान। टेंसेगान इज लिटरली ओत्सुत्सुकी आइज मिक्स्ड विद ह्यूगा आइज। ठीक है, जो ब्याकुगान का एक अपग्रेड फॉर्म है, पर कोई भी ह्यूगा क्लैन का मेंबर इसको अचीव नहीं कर सकता, इसको सिर्फ ओत्सुत्सुकी ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई ओत्सुत्सुकी किसी ब्याकुगान के यूज़र जो ह्यूगा क्लैन का मेंबर होगा उसका जब आँख अपने ऊपर ट्रांसप्लांट कर देता है तो उसे टेंसेगान मोड मिल जाता है या टेंसेगान आई मिल जाती है। देखो टेंसेगान ना प्रॉपर प्लानिटरी एबिलिटीज़ देती है किसी भी यूज़र को, जो प्लानिटरी एबिलिटीज़ देती है। ठीक है, टेंसेगान की एबिलिटी इसी चीज़ से पता चलती है कि जो टोनेरी का प्लान था ना एक्चुअली वो था कि वो पूरे मून को अर्थ पे फेंक दे टेंसेगान का यूज़ करके, और सारे लोग को वापस रीइंकारनेट या रेजरेक्ट करे, और उसके बाद उनको टेंसेगान के इन्फ्लुएंस में लेके अच्छे लोग बना के रखे। ठीक है, देखो मजाक से हटके लिटरली इसने टेंसेगान जो है ना वो ऐसे ऐसे स्टोन गोलम्स बना चुका है जो लिटरली कोरोमा से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे। ठीक है, और जो टेंसेगान मोड है, टेंसेगान मोड तो लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड है। ठीक है, टेंसेगान मोड जो है जो टेंसेगान मोड है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड है। और टेंसेगान मोड एक लाइट ब्लू मिक्सचर कलर, नियॉन मिक्स कलर का बनता है जो ट्रुथ सीकर ऑर्ब्स पे एक्सेस देता है। भाई ट्रुथ सीकर ऑर्ब्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ऑफ फुल नारुतो यूनिवर्स, जिसमें 5 एलिमेंटल चक्रा रिलीज प्लस यिंग यांग रिलीज मिक्स करके एक ऐसे ब्लैक ऑर्ब्स बनते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनके खिलाफ सिर्फ सेंजुत्सु वर्क करता है। ठीक है, और कोई भी निंजुत्सु इनके खिलाफ वर्क नहीं करता, क्योंकि ये जो एलिमेंटल निंजुत्सुज हैं उनसे ही बने हैं। ठीक है, तो जो ट्रूथ सीकर ऑर्ब है ना, जो ये ट्रूथ सीकर ऑर्ब है, मेनली इसी की वजह से मैंने इसको सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु में रखा है। अब रिनेगान हो गया, टेंसेगान हो गया, एमएस हो गई, ब्याकुगान हो गया, कौन सा ऐसा जुत्सु है जो लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है? वो है रिने शारिंगन। देखो रिने शारिंगन सिर्फ हमने ओत्सुत्सुकी के पास देखा है,
सिर्फ ओत्सुत्सुकी के पास ही रेने शारिंगन था। इसको कहते थे द अल्टीमेट डोजुत्सु, जोगान से पहले मतलब इसको कंसिडर करा जाता था द अल्टीमेट डोजुत्सु। क्यों इसको अल्टीमेट डोजुत्सु कहा जाता है? मेनली इसकी दो ही एबिलिटीज है, सिर्फ दो एबिलिटीज में ये लिटरली नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। दो एबिलिटीज इसकी थी, एक थी इन्फिनिट सुकुयोमी, दूसरी थी डायमेंशनल ट्रैवल, ठीक है। डायमेंशन ट्रैवल, नॉट डायमेंशनल ट्रैवल, ठीक है। डायमेंशंस में ट्रैवल नहीं कर रहा है बंदा, बंदा डायमेंशन को बुला लेता है अपनी जगह पे, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ। देखो जो इन्फिनिट सुकुयोमी है ना, वो एक वर्ल्ड वाइड प्लानिटरी अर्थ लेवल गेंजुत्सु था, ठीक है, जो पूरे दुनिया के सारे लोगों को एक साथ गेंजुत्सु के अंदर फंसा दे। और रेने शारिंगन ना एक्चुअली हमने टेन टेल्स के आंखों में भी देखी है, कागुया के आंख में भी देखी है। देखो ऐसा माना जाता है कि जो जब कागुया ने चक्रा फ्रूट खाया था ना, तो जो मर्ज हुआ था उस वजह से 10 टेल्स बना था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कागुया की जो रेने शारिंगन थी ना, वही 10 टेल्स में गई थी और वही मादरा ने भी अपनी 10 शो करी थी, ठीक है। तो जो इन्फिनिट सुकुयो में ना, वो वर्ल्ड वाइड गेंजुत्सु है जो सबको, पूरे अर्थ को लिटरली 1 मिनट के अंदर गेंजुत्सु में फंसा सकता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु है ना कि कोई उससे बाहर नहीं आ सकता, कोई नहीं। सिर्फ एक ही बाहर आ सकता है जिसके रिनेगान में टोमेज हो। जैसे सास्के के पास 6 टोमे रिनेगान थी, ठीक है, तो उसका जो सुसानोर था ना, वो उसको डिफेंड कर पा रहा था रेने शारिंगन के इन्फिनिट सुकुयोमी से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन ट्रैवल के बारे में। देखो डायमेंशनल ट्रैवल और डायमेंशन ट्रैवल में मेन फर्क क्या है? जो डायमेंशन ट्रैवल है ना, वो डायमेंशन को अपनी जगह ले आता है, वेयर एज जो हमने ओबिटो वगैरह का देखा है, जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ट्रैवल करता है, वो तो बहुत सिंपल है, मतलब कंपैरेटिवली टफ है पर वैसे सिंपल है, ठीक है, कि एक बंदा इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गया। पर वेयर एज कागुया क्या करती थी ना, पूरा पूरा डायमेंशन अपनी जगह बुला लेती थी, ठीक है। जैसे हमने उस समय देखा है जब 4th ग्रेट निंजा वॉर में ये लोग सास्के, नारुतो, ककाशी फाइट कर रहे थे, साकुरा भी यहाँ फाइट कर रहे थे कागुया के अगेंस्ट, तो हमने देखा है कि वो लिटरली पूरे एटमॉस्फेयर, जो पूरा डायमेंशन था ना, उसको ले आ रही थी उनके आगे। जैसे उसने फ्रीज जो जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी वाला डायमेंशन ले आई थी, वो जहाँ पर वॉल्केनो था वाला डायमेंशन ले आई थी। तो इसलिए रेने शारिंगन इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द अल्टीमेट डोजुत्सु आफ्टर जोगान। देखो जोगान के बारे में इतने डिटेल में पता नहीं है, उसको द ट्रू आई कहते हैं, द प्योर आई कहते हैं, वगैरह वगैरह। और हमने देखा हुआ है कि पूरे जो हमने देखा हुआ है कि पूरे ओत्सुत्सुकी गॉड के ऊपर पूरी जोगान है, तो लिटरली वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। पर जब तक हमें उसकी एबिलिटीज़ के बारे में उतनी डिटेल में नहीं पता है, उतनी बार हमने देखा नहीं है, तो उसको हमें क्लासीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइज यही वीडियो थी सारे डोजुत्सुस के बारे में कि कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर आप इस लिस्ट से थोड़ा सा एग्री करते हो, अगर थोड़ा सा भी एग्री करते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको लगता है कि मैंने किसी को ऊपर नीचे प्लेस करा, तो आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, अगर मज़ा आया तो शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और क्या आपको आपकी लिस्ट मेरे से डिफर करती है नहीं करती। और अगर ऐसी वीडियोज़ आगे और देखनी है तो सब्सक्राइब द चैनल गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वन।